नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल कानून टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एच.वी. शास्त्री, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज हम भारतीय परिवार कानून के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें डॉक्टर एन.जी. दास्ताने बनाम मिसेज एस. दास्ताने जो निर्णित हुआ 19 मार्च 1975 को। यह मामला सिर्फ पति पत्नी के विवाद का नहीं था। इस फैसले ने क्रूरता, सहिष्णुता, रहमदिली, कंडोनेशन और साक्ष्य की कसौटी पर एक ऐसी मार्गदर्शक व्याख्या दी जो आज तक तलाक के मामलों में उद्धृत की जाती है। इस फुल बेंच में 3 जज वाई.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.के. गोस्वामी और जस्टिस एन.एल. ऊंटवालिया ने मिलकर वह एक सिद्धांत रचा जो क्रूरता किस हद तक तलाक का अधिकार आधार बन सकती है और कब सहमति देकर उस क्रूरता को समझा या माफ माना जा सकता है। आइए धीरे धीरे इस केस की तफसील, कानूनी मुद्दे और न्यायालय का विश्लेषण समझने की कोशिश करते हैं। केस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि डॉक्टर एन.जे. दस्ताने पति ने अपनी पत्नी मिसेज एस. दस्ताने के विरुद्ध दायर की गई एक याचिका में दावा किया कि पत्नी का व्यवहार इस कदर क्रूर, अपमानजनक और उत्पीड़क रहा कि उसने उसके साथ संगत जीवन यानी कोहैबिटेशन असंभव हो गया है। पति ने अदालत से यह भी मांगा कि विवाह को समाप्त किया जाए यानी डिक्री ऑफ डाइवोर्स डिक्लेयर की जाए, क्योंकि पत्नी ने उसे निरंतर अपमानित किया, उसकी प्रतिष्ठा और कैरियर पर हमला किया और घर की शांति भंग की। पत्नी ने अपने बचाव में या तो सच्चाई से इनकार किया या तथ्यों की व्याख्या की। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों तक मामला पहुंचा, जहां मान्य प्रश्न यह रहा कि क्या पत्नी का व्यवहार कानूनी अर्थ में क्रूरटी था, और यदि था तो क्या पति ने उसे ऐसा साबित कर दिया। साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न और था कि क्या पति पत्नी के बीच बाद में सहजीवन और यौन संबंध, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से उस क्रूरता का कंडोनेशन माना जा सकता है। क्रूरटी का अर्थ और दायरा क्या है, इस निर्णय में विस्तार से विचार किया गया है। क्या क्रूरटी को इंग्लिश लॉ के उच्च स्तर डेंजर ऑफ लाइफ, लिम्ब ऑफ हेल्थ के समान ही कठोरता से परिभाषित करना चाहिए, या भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब व्यापक है, जैसे कि मानसिक कष्ट, प्रतिष्ठा को नुकसान और कैरियर को खतरा इत्यादि। नंबर 2, बर्डन ऑफ प्रूफ, साक्ष्य का बोझ। किस पक्ष पर यह जिम्मेदारी है कि वह क्रूरटी का आरोप सिद्ध करे? क्या यह वही पक्ष है जिसने आरोप लगाया है? नंबर 3, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, किस मानदंड से क्रूरटी साबित होती है? क्रिमिनल जैसी सख्ती या सिविल के समान प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज से? नंबर 4, कंडोनेशन का अर्थ और प्रभाव। यदि पति पत्नी ने किसी घटना के बाद सामान्य दाम्पत्य जीवन और इंटरकोर्स बनाए रखा, क्या इसका अर्थ यह है कि क्रूरता माफ कर दी गई, कंडोन, और इसलिए तलाक का ग्राउंड समाप्त हो गया? नंबर 5, साक्ष्य प्रश्न और अपील की सीमा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस हद तक एविडेंस को पुनः आंक सकता है? इन्फेरेंस ऑफ गैसवर्क की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण जो बता रहे हैं बिंदु वह पास किए। नंबर 1, प्रूफ ऑफ बर्डन किसके ऊपर है? न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जिसने आक्षेप लगाया है उस पर यह बोझ रहेगा कि वह साबित करे कि रेस्पोंडेंट ने उसे क्रूरटी का शिकार बनाया।
इस सिद्धांत का आधार सामान्य नियम है कि जो तथ्य का दावा करता है वह उसे सिद्ध करे। पॉजिटिव फैक्ट को साबित करना नकारात्मक तथ्यों की अपेक्षा आसान होता है, इसलिए पटिशनर को ही अपनी दलीलें प्रबल बनानी होती हैं। नंबर 2, प्रमाण मापदंड। यह कोई क्रिमिनल प्रूफ नहीं है। अदालतों को सिविल स्टैंडर्ड से काम लेना चाहिए, यानी प्रीपोंडेंस और प्रोबेबिलिटीज़, यानी कुल मिलाकर देखें तो किस संभावना के पक्ष में तोल ज़्यादा है, कन्वीनियंस ऑफ बैलेंस किधर है। यह कॉमन सेंस बेस्ड परीक्षण है। क्या तथ्यों की झुकाव यह संकेत करती है कि क्रूरल्टी हुआ। नंबर 3, क्रूरल्टी की परिभाषा और भारतीय दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश कानून की तुलना करते हुए कहा कि इंग्लिश मानदंड में क्रूरल्टी का अर्थ इतना तीव्र है कि वह जीवन, अंग, प्राण या स्वास्थ्य को खतरे में डाले, परंतु हिंदू मैरिज एक्ट के संदर्भ में ऐसा उच्च मानदंड नहीं रखा गया है। जरूरी यह है कि पटिशनर के मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन उत्पन्न हो कि रेस्पोंडेंट के साथ रहना उसके लिए हार्मफुल या इंजूरियस होगा, चाहे वह मानसिक, सामाजिक, प्रतिष्ठात्मक या आर्थिक हानि ही क्यों न हो। इसका अर्थ यह होता है कि क्रूरल्टी के घटक में मानसिक कष्ट, बार बार अपमान, प्रतिष्ठा की क्षति और काम पर असर आदि भी आ सकते हैं। छोटी मोटी खटपट और टेम्परामेंटली डिसहार्मनी को क्रूरल्टी नहीं मानना चाहिए। न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि विवाह के कृमिक झमेले, झगड़े, मनोभूमिका के तनाव, छोटी छोटी आदतें, ये सभी सामान्य वियर एंड टीयर ऑफ मैरिड लाइफ है और वे अक्सर टेम्परामेंटल इनकम्पेबिलिटी से उपजते हैं। ऐसी सामान्य असहमति को क्रूरल्टी नहीं कहा जा सकता। केवल वही व्यवहार क्रूरल्टी का आधार होगा जो स्थायी, गंभीर और इस कदर अपेक्षा उत्पन्न करने लगे कि साथ रहते हुए हानि होगी। नंबर 5, कंडोनेशन, सहमति और रेस्टोरेशन का प्रमाण। सबसे महत्वपूर्ण इस निर्णय ने कंडोनेशन की प्रकृति को परिभाषित किया कि यदि पति पत्नी के कथित कृत्यों के बाद पति पत्नी ने सामान्य दाम्पत्य जीवन और नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ बिताया है तो यह दर्शाता है कि पति ने उस कृत्य को माफ़ कर दिया है, फॉरगिवनेस हो गई है और उसे पहले वाली स्थिति में पुनः ग्रहण कर लिया है, रेस्टोर हो चुका है। ऐसे संबंध को सिर्फ एक अकेली यौन क्रिया मानना अनुचित होगा, परंतु यदि कोहैबिटेशन के दौरान लगातार सामान्य इंटरकोर्स और दाम्पत्य जीवन चला तो कंडोनेशन या इनका इन्फियरेंस प्रबल माना जाएगा और इसलिए कंडोनेशन को सिद्ध होना तलाक के आधार को कमज़ोर कर देगा। इस फैसले में उन उदाहरणों का हवाला दिया गया है जहां पत्नी ने बार बार अपमानजनक शब्द कहे, प्रतिष्ठा पर हमला किया, नौकरी खतरे में डालने की धमकी दी, मंगलसूत्र तोड़ा, बच्चों के साथ क्रूरता की आदि कृत्यों का वर्णन किया गया। इन सभी को मिलाकर न्यायालय ने कहा कि यदि व्यवहार की नियमितता और गंभीरता ऐसी है कि पति के मन में वास्तविक भय या हानि की आशंका उत्पन्न हो तो यह क्रूरल्टी के दायरे में आएगा। हाई कोर्ट की अपील शक्ति और साक्ष्य की पुनर्संरचना। सीपीसी के सेक्शन 103 के संदर्भ में फैसला कहता है कि हाई कोर्ट यदि तथ्यात्मक मुद्दों का निस्तारण करे तो उसे भी तथ्यों की प्रशंसा करते समय इन्फियरेंस और गैसवर्क के बीच फर्क बनाए रखना चाहिए। उच्च न्यायालय का फैक्ट फाइंडिंग का अधिकार सीमाओं के भीतर ही है। वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह सबूतों का न्यू इवैल्यूएशन कर सकता है, परंतु उसे भी एविडेंस एप्रिसिएशन की सीमाओं को ध्यान रखना होगा। न्यायालय ने तफ्तीश के दौरान पाया कि पत्नी का आचरण केवल साधारण झंझट नहीं बल्कि बार बार की कैलकुलेटेड अपमानजनक भाषा, रिश्तेदारों द्वारा दिया जाने वाला अपमान और बच्चों पर हिंसक आचरण आदि इस तरह की आदतें थी जो पति के मानसिक स्वास्थ्य,
प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को संकट में डालती थी। अदालत ने उदाहरण दिए जैसे मंगलसूत्र तोड़ना, नवजात या बीमार बच्चे पर चिल्लाना, मारना, पति के सामने अपमानजनक टिप्पणियां करना, नौकरी गंवाने की धमकी देना। ये सामान्य टेम्परामेंटल डिफरेंसेस से कहीं ऊपर की घटनाएं थी और इनका पैटर्न निरंतरता दर्शाता था। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रेस्पोंडेंट का आचरण ऐसी गंभीरता का था कि पटिशनर को वास्तविक एप्रीहेंशन हुई कि उसके साथ रहना उसके लिए हानिकारक होगा, अतः क्रूअल्टी सिद्ध हुई। तथापि यदि फैक्चुअल मैट्रिक्स में ऐसा दिखाई देता है कि आरोप के बाद भी स्पोज के नियमित रूप से सामान्य दाम्पत्य जीवन जारी रखा और यौन संबंध बनाए रखे, तो कंडोनेशन का इन्फेरेंस दिया जाएगा। इसीलिए प्रत्येक मामले में कंडोनेशन के संकेतों की जांच आवश्यक है। क्रूअल्टी का व्यापक मायने क्या है? न्यायालय ने क्रूअल्टी को नैरो इंग्लिश स्टैंडर्ड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानसिक कष्ट, प्रतिष्ठा को नुकसान और नियमित अपमान जैसी अवस्थाओं को भी क्रूअल्टी माना जा सकता है। इसलिए आधुनिक दाम्पत्य विवादों में कंप्लेनेंट को केवल शारीरिक हिंसा नहीं दिखानी होती, मानसिक उत्पीड़न भी ग्राउंड बन सकता है। नंबर 2, कंडोनेशन की ताकत। यदि पक्षकार ने बाद में सामान्य दाम्पत्य जीवन अपनाया तो वह पहले के कृत्यों को माफ़ कर सकता है और यह तलाक के ग्राउंड को समाप्त कर देता है। अतः केस लड़ते समय कंडोनेशन के संकेतों की खास सतर्कता बरतनी चाहिए। मेडिकल सामाजिक साक्ष्य के रूप में कोहैबिटेशन और इंटरकोर्स के पैटर्न पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा। नंबर 3, साक्ष्य बोझ और प्रमाण का स्तर पटिशनर पर बर्डन रहता है और प्रूफ सिविल स्टैंडर्ड परपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी से होना चाहिए। इसलिए वकीलों को केस तैयार करते समय डॉक्यूमेंट्री, विटनेस टेस्टिमनी, पैटर्न बेस्ड एविडेंस और कंटेम्परेरियस एक्ट के माध्यम से तथ्य पुख्ता करने चाहिए। नंबर 4, न्यायालय की संवेदनशीलता। अदालतों ने यह भी माना कि आइडियल हस्बैंड वाइफ की कल्पना व्यवहारिक नहीं है। वास्तविक व्यक्ति के बीच बने रिश्तों का न्याय किया जाना चाहिए। इसीलिए कोर्ट्स टेम्परामेंटल डिफरेंसेस और छोटी मोटी असहमति पर तलाक का दखल कम ही देते हैं। डॉक्टर एनजी दास्ताने बनाम मिसेज एस दास्ताने का निर्णय परिवार कानून में एक मील का पत्थर है। इसने स्पष्ट किया कि क्रूअल्टी का निर्धारण रीजनेबली एप्रीहेंडेड हार्म और इंजरी के संदर्भ में होना चाहिए, जो केवल फिजिकल डेंजर तक सीमित नहीं है। एलिगेशन लगाने वाला पक्ष यानी पटिशनर ही अपने आरोप सिद्ध करने का बोझ उठाएगा और उसे प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी से साबित करना होगा। यदि बाद में स्पोज ने सामान्य दाम्पत्य जीवन और इंटीमेसी बरकरार रखी तो कंडोनेशन का इन्फेरेंस मजबूत होगा और यह तलाक की ग्राउंड को कमज़ोर कर सकता है। न्यायालयों को इन्फेरेंस बनाते समय गैस वर्क से बचना चाहिए। हाई कोर्ट का फैक्ट फाइंडिंग अधिकार भी सीमाओं से बंधा है। अंत में इस निर्णय का क्या संदेश है? यदि आप किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से गुजर रहे हैं, याद रखें केवल आरोप और भावनाएं काफ़ी नहीं होती, मुकदमा जीतने के लिए सबूत भी जरूरी होते हैं। यदि आपने किसी की नाराज़गी के बाद भी उसका स्वागत किया और दाम्पत्य जीवन बहाल रखा तो न्यायालय इसे माफ़ी या कंडोनेशन समझ सकता है। वकीलों को मामले की तैयारी करते समय अपमान, प्रतिष्ठा पर नुकसान, नौकरी, कैरियर पर प्रभाव और बार बार की पैटर्न बिहेवियर को प्रभावी ढंग से दर्ज करना चाहिए। तो दर्शकों, यह था वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं एच.वी. शास्त्री आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।